वहाँ पर एक सीन क्रिएट होता है जो मीडिया में भी आया कि आप भी अंदर जा रहे हैं, वो अंदर जाकर कुछ बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पर साहू जी महाराज भी थे। बाहर आते हुए आपका गुस्सा जाहिर तौर पर दिखता भी है। अभी उस पर बात करके मुझे अगले 10 दिन चुनाव में कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करनी है। उनका ये कहना है कि जब वेस्ट महाराष्ट्र में अगर आपका कद देखा जाता है तो कांग्रेस के अंदर काफ़ी बड़ा कद है, उसके बाद स्टेट मिनिस्ट्री मिलना, तो आपको लगता है कि ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हुई पार्टी ने? पेशेंस इज द की फॉर सक्सेस, दैट्स आई फील। आपने बोला कि नागपुर गोवा हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट लाड़का कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये लाड़का कॉन्ट्रैक्टर कौन है? वो अपटे नाम के एक कलाकार को दिया जिसने 1 महीने में 3D पे वो पुतला बनाया, जिसकी ज़रूरत नहीं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। क्या मुख्यमंत्री, अगर सीटें ज़्यादा आती हैं तो क्या कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा और क्या उसमें आपका भी नाम होगा? महाराष्ट्र में चुनाव है तो चुनावी यात्रा भी है और चुनावी यात्रा ललन टॉप की जारी है। हम सिंधुदुर्ग गए, पहला स्टॉप हमारा सिंधुदुर्ग था, उसके बाद हम कोल्हापुर आए हैं। कोल्हापुर आने के बाद यहाँ पर कोल्हापुर हॉट सीट है, क्योंकि कोल्हापुर नॉर्थ में भी पिछले दिनों क्या हुआ कि जो एमवीए की आधिकारिक प्रत्याशी थी, जो यहाँ के राजघराने, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की 2 गद्दियाँ हैं, एक सतारा में है और दूसरी गद्दी उनकी यहाँ पर है कोल्हापुर में। तो राजघराने की जो बहू हैं वो यहाँ से प्रत्याशी थी, एमवीए की, कांग्रेस की प्रत्याशी थी, लेकिन उन्होंने अपना 4 तारीख को नामांकन वापस ले लिया। अब जो राजेश लातेकर हैं उनका समर्थन कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस क्या पूरी एमवीए कर रही है, तो एमवीए का यहाँ से ऑफिशियल प्रत्याशी नहीं है, तो ये सीट इसीलिए एक तो खास हो जाती है। दूसरा, इस सीट पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो बहुत बड़ा फैक्टर जो है उन्हीं का आज हम इंटरव्यू लेने आए हैं। वो फैक्टर हैं जो हमारे साथ इस समय सतेज पाटिल जी, जो कि बंटी पाटिल के नाम से भी फेमस हैं, पूरे महाराष्ट्र में उनको बंटी पाटिल के नाम से ही जानते हैं, और महाराष्ट्र के एक समय कद्दावर नेता रहे, देश के कद्दावर नेता रहे, कांग्रेस के काफ़ी कद्दावर लीडर रहे हैं डीवाई पाटिल, उनके बेटे। एक पहचान आपकी ये भी है। हम आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले तो आपका स्वागत है ललन टॉप। आपका भी कोल्हापुर में स्वागत है जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले सवाल तो मेरा यही है कि मैं जब भी लोगों के बीच भी जा रहा हूँ या किसी से भी बात कर रहा हूँ तो सब बोल रहे हैं कि कोल्हापुर में कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई भी हो, कोल्हापुर में अगर एक किसी को भी चुनाव लड़ना है या छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर का, तो वो बंटी पाटिल जी ही उसका फैसला करते हैं। कोल्हापुर के ही नहीं बल्कि पश्चिम महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का जो कैडर है उसमें आप सबसे बड़े नेता हैं। उसके बावजूद भी जनता के बीच भी हम जा रहे हैं तो बार बार वो एक ही सवाल कर रहे हैं। वो खुद, आप एमएलसी हैं, 2027 तक एमएलसी हैं, लेकिन विधानसभा या लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं? लोकसभा में मेरा तो पहले से रहा है कि महाराष्ट्र में मैं अपना करियर बनाऊं, तो लोकसभा जाने का कोई सवाल नहीं था, और इसीलिए हमने आदरणीय शाहू महाराज जी को विनती की कि वो इस चुनाव में लड़े, क्योंकि एक देश में एक ऐसा माहौल था, जो घटना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी वो घटना खतरे में थी। शाहू महाराज जी ने समता का संदेश पूरे देश को दिया, और उनके घर से आदरणीय शाहू महाराज खड़े रहेंगे तो एक मैसेज पूरे देश में जाएगा सोशल रिफॉर्म्स का। इसलिए हमने उनको विनती की और वो जीत के भी आए। रहा मेरा सवाल, मैं 2027 तक एमएलसी में हूँ, और एक ही घर में 2 लोग खड़े रहना सही नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। फिर उसके बाद थोड़ा हल्ला गुल्ला हो गया यहाँ पे, उसके बाद हमने वो निर्णय लिया बदलने का। फिर आदरणीय शाहू महाराज जी ने निर्णय लिया कि कार्यकर्ता को ही लड़ाना सही रहेगा, और उन्होंने प्रत्याशी अपनी वापस ली, लेकिन वो आज हमारे प्रचार में है, और ये सीट जिताने की मैं और वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे। अब वापस चलते हैं, चूँकि हालांकि 4 नवंबर की बात है ये। आपने जो प्रत्याशी, एमवीए ने जो एक प्रत्याशी बनाए थे, वो राजघराने की बहू हैं मधुरमा राजे छत्रपति, उनको आप लोगों ने प्रत्याशी बनाया था। आम जनता के बीच भी ये चीज़ है, और मैं कई सारे कार्यकर्ताओं से मिल रहा था, उन्होंने भी मुझे ये चीज़ बताई कि ये चीज़ आप तक पहुंच नहीं पाई कि वो नामांकन वापस लेने वाले हैं। ये चीज़ आपको लास्ट दिन पता चली, और जबकि ये जो भी प्लानिंग रही हो, जैसा भी रहा हो, अचानक से 4 तारीख को 3 बजे के आसपास वो जाती हैं मधुरमा जी, कलेक्टर के ऑफिस में जाती हैं, और आप भी यहाँ से पहुँचते हैं, और वहाँ पर एक सीन क्रिएट होता है जो मीडिया में भी आया कि आप भी अंदर जा रहे हैं, वो अंदर जाकर कुछ बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पर साहू जी महाराज भी थे,
और वहाँ कुछ बातचीत होती है और फिर वो नामांकन वापस ले लेते हैं। बाहर आते हुए आपका गुस्सा जाहिर तौर पर दिखता भी है, मीडिया में भी आप दिखता है, आप चिल्लाते भी हैं, बोलते हैं, मतलब जो भी उस समय आपके इमोशंस हो। मैं ये पूरा घटनाक्रम समझना चाह रहा था कि उस दिन असल में हुआ क्या था, सुबह से लेकर शाम तक अचानक से कैसे आपको पता चला कि ये वापस। नहीं, अभी निर्णय हो चुका है। अभी उस पे बात करके मुझे अगले 10 दिन चुनाव में कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करनी है। अभी मैंने वो अच्छी तरह से ले लिया। उस वक्त उस मोमेंट में थोड़ा चीज़ें इधर उधर हो गई है, वो मैंने वो सभी ने देखा है। उसके बाद आदरणीय शाहू महाराज जी ने एक स्टेटमेंट निकाला और उन्होंने ये प्रत्याशी वापस लेने की रीज़न्स उन्होंने सबको बताए और उन्होंने उसमें भी कहा कि मेरा और बंटी सतीश पाटिल का कोई मेरा ये नहीं है, हम दोनों साथ में रहेंगे, उनको मेरा आशीर्वाद रहेगा, ये उन्होंने कहा है। तो मैं मेरा इसके ऊपर इतनी टिप्पणी है कि जो हुआ है वो हुआ है। अभी अभी उसको वापस नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। तो अभी मेरा टारगेट रहेगा कि आगे जाके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमने उसको सपोर्ट किया है, कांग्रेस पार्टी ने, महाविकास आघाड़ी ने, उसको जिताना, ये मेरा अभी टारगेट रहेगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिसकी आप बात कर रहे हैं, राजेश लाटकर जी, उनको कांग्रेस पहले प्रत्याशी बनाने वाली थी। इस तरीके की खबरें थी कि कांग्रेस उन्हीं को प्रत्याशी बनाएगी। फिर उसके बाद राजघराने की बहू को आप लोगों ने टिकट दिया, उन्होंने वापस लिया। तो अब एक तरह से मैं बस ये जानना चाह रहा था कि आपके पास ऑफिशियल कोई अपना प्रत्याशी है नहीं। ये एनसीपी से आए थे, उसके बाद आप लोग देना चाहते थे टिकट, जो भी चीज़ें हुई जिसकी वजह से टिकट नहीं दे पाए, उसके बाद वापस लिया इन्होंने अपना, राजघराने की बहू ने। अब जब आप विक्ट्री अगर होती भी है और मान के चलते हैं, मान लीजिए अगर जो जिस कैंडिडेट को आप सपोर्ट कर रहे हैं राजेश लाटकर, अगर वो जीत भी जाते हैं, तो फिर ये एक तरीके से अपनी पार्टी का सेलिब्रेशन नहीं होगा ना, वो तो फिर आपका ऑफिशियल प्रत्याशी तो नहीं होगा। नहीं, ठीक है, थोड़ा पार्टी का सेलिब्रेशन नहीं होगा, लेकिन एक प्रत्याशी अगर इंडिपेंडेंटली पार्टी के सपोर्ट पे जीत के आता है तो वो पार्टी की जीत है। तो अभी हमने जब उनको प्रत्याशी बनाया तो उसके पहले इंडिया आघाड़ी के लोगों से बात की, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, इन तीनों पार्टी ऐसी जो प्रमुख पार्टियां हैं इस शहर में, उनसे बात की। उनसे एंडोर्समेंट करने के बाद खुद शाहू महाराज जी ने ये अनाउंसमेंट की कि ये प्रत्याशी रहेंगे। ठीक है, अभी इंडिपेंडेंट होके वो जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि कोल्हापुर की जनता जानती है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जो महायुति की सरकार है इस महाराष्ट्र में पिछले 2-2.5 साल से चल रही, वो एक भ्रष्ट सरकार है। आप सिंधुदुर्ग से आए हैं, शायद आप मालवन गए नहीं होंगे, जहाँ पे नहीं, मैं मालवन गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला, जो सभी लोगों की एक श्रद्धा है छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति, वो पुतला गिर गया। तो ये जो माहौल है कि पुतला सही तरह से नहीं बनाया, उधर भ्रष्टाचार हुआ, ये सब माहौल महायुति के बारे में लोगों तक पहुंच चुका है। इसीलिए प्रत्याशी इंडिपेंडेंट होगा तो भी महाविकास आघाड़ी का है, तो जीत की कोई दिक्कत आएगी ऐसे मुझे नहीं लगता। और जीतने के बाद भी वो प्रत्याशी हमारे साथ ही रहेगा, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। मेरे पास एक छोटा सा डेटा है महाविकास आघाड़ी को लेके। हालांकि महायुति में भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बागी हुए, लेकिन मैं इस डेटा को कोट करते हुए एक छोटा सा आपसे सवाल इस पर रखना चाहूँगा। 104 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, 94 सीटों पर उद्धव वाली शिवसेना, और 87 सीटों पर पवार की पार्टी, शरद पवार जी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन बागियों की समस्या महायुति के साथ भी है और एमवीए के साथ भी है, महागठबंधन जो आपका महाविकास आघाड़ी के साथ भी है। हालांकि आज दोपहर में खबर आई कि कांग्रेस ने लगभग 6 जो बागी थे, कांग्रेस के बागी जो थे, उनको पार्टी से 6 या 7 जो थे उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया कि अब वो उनको ये बता कर के आप पार्टी के खिलाफ जो भी गतिविधि है उसमें शामिल थे। लेकिन बागियों के निकाले जाने से सिर्फ समस्या का हल हो जाता है ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि बागी वोट तो काटेंगे। एमवीए बागी की इस पूरी समस्या से कैसे, मतलब इस चैलेंज से कैसे लड़ पाएगी? नहीं, यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है महाराष्ट्र में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये महाविकास आघाड़ी विरुद्ध महायुति की लड़ाई चल रही। तो बागी जो भी रहेंगे, लोगों को मालूम है उनको वोट देना मतलब महाविकास आघाड़ी का वोट कटना, ये पूरा मैसेज महाराष्ट्र में जा चुका है। तो कोई थर्ड फ्रंट हो या कोई बागी हो, उसको वोट देना मतलब मेरा वोट घुमाना, ऐसे एक भावना लोगों के मन में। तो इसलिए मुझे नहीं लगता इसका परिणाम महाविकास आघाड़ी की जीत पे होगा। उल्टा कांग्रेस पार्टी ने कड़ा मैसेज दिया हुआ है ये बागियों को नोटिस दे के निकाल के कि एवरीबडी हैज़ टू फॉलो द पार्टी लाइन।
डिसिप्लिनरी एक्शन हैज़ बीन टेकन। ऐसे कभी नहीं होता था, इलेक्शन तक रुकते थे, कुछ बागी जीत के आएंगे तो वापस आएंगे, ऐसे एक माहौल सभी पार्टियों में रहता है। लेकिन आज पहली बार कांग्रेस पार्टी ने एक फर्म स्टैंड लिया हुआ है कि इनके ऊपर नोटिस दिए और 6 साल के लिए उनको निष्कासित किया हुआ है। तो अभी यहाँ का माहौल आप महाराष्ट्र का ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ लड़ाई मैंने जैसे कहा 2 ही गठों में चल रही, महाविकास आघाड़ी और महायुति। तो पीपल विल गिव द मैंडेट व्हेन 2 people are standing, it either one of them. So the third front or the third person will not take the votes. So it will be either महाविकास आघाड़ी और महायुति. So the overall environment जो है, overall sentiment जो है वो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है। एक 2019 पर चलते हैं वापस से। 2019 में सरकार बनी कांग्रेस पार्टी शिवसेना और कांग्रेस पार्टी शिवसेना की मिलाकर सरकार बनी थी एनसीपी के साथ। तो एनसीपी में कांग्रेस के जब ये सरकार बनी तो कांग्रेस में आपको स्टेट मिनिस्टर, कांग्रेस की तरफ से जो मंत्री पद मिले थे कांग्रेस को, उसमें आपको स्टेट मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन ये बात जितने भी एक्सपर्ट उनको कहीं हजम नहीं हुई है। उनका ये कहना है कि जब वेस्ट महाराष्ट्र में अगर आपका कद देखा जाता है तो कांग्रेस के अंदर काफ़ी बड़ा कद है, मतलब वेस्ट महाराष्ट्र के कैडर के हिसाब से आप बड़े नेता हैं। उसके बाद स्टेट मिनिस्ट्री मिलना और आप जब सीटों का भी गणित देखा जाता है तो अकेले आप यहाँ पर सोलापुर में भी कांग्रेस को 2019 कोल्हापुर में 2019 में जो सीटें आई थी उसमें लगभग 10 जो सीटें आती हैं यहाँ की 2 लोकसभाओं को मिलाकर, बगल की 4 सीटें आपकी MLC, 2 MLC। तो उसके बावजूद भी आपको स्टेट मिनिस्ट्री दी गई। तो आपको लगता है कि ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हुई पार्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी सोच समझ के सब चीज़ें करती है और स्टेट मिनिस्ट्री दी इसका मतलब मुझे पीछे करा ऐसी बात नहीं है। वो एक स्टेप रहती है आगे, पार्टी भी जानती है और मेरा काम भी देखती है। तो आगे जाके पेशेंस इज़ द की फॉर सक्सेस, दैट्स आई फील। सो ये पेशेंस रखना राजनीति में बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। हमने कभी सोचा नहीं था 2019 में सत्ता आएगी, ये भी हमने नहीं सोचा था। वो तो हम पार्टी का शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने निर्णय लिया शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन बनाने का, क्योंकि उसके पहले तो हम अलग अलग लड़े थे। तो ये पार्टी का हमें उल्टा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को मान्यता दी और हमको सरकार बनाने की इजाज़त दी। इस सरकार में हमें क्या पोजीशन मिलती है, उससे हमने जनता के लिए क्या किया वो इम्पोर्टेंट था। क्योंकि आपने देखा 2019 में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, उद्धव ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर बने, तो ये महाराष्ट्र में एक अच्छा वातावरण बन गया। कोविड आ गया, कोविड में एक अच्छा काम इस सरकार ने किया। बाढ़ आ गई काफ़ी जिलों में, उसमें अच्छा काम इस सरकार ने किया। किसानों के लिए अच्छा काम किया, रोज़गार बढ़ाने का काम अच्छा किया। तो मुझे लगता है कि कोई भी मंत्री पद हो उसमें हम काम कर सकते। कद कोई भी ऊपर स्टेट हो या कैबिनेट हो, उससे इतना ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके भी पार्टी आपके बारे में सोच सकती है। एक आपका बयान है 8 अगस्त 2024 का, आपने बोला कि नागपुर गोवा हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट लाड़का कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ ये लाड़का कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इससे आपका मतलब क्या तात्पर्य? नहीं, ये जो शक्तिपीठ मार्ग का एक मार्ग इन्होंने बनाया जिसको 86,000 करोड़ रुपीस खर्चा आने वाला है, 27,000 एकड़ ज़मीन लोगों की जाने वाली। तो जब हमने इसकी पूरी जांच की, हमने सभागृह में भी, सभागृह बंद पड़ा था इसके ऊपर, क्योंकि पैरेलल रास्ता इसको है। हम चाहते थे कि ये रास्ता ना बने। तो जो चर्चाएं मंत्रालय के कॉरिडोर्स में निकली कि कॉन्ट्रैक्टर को सामने रख के ये मार्ग बनाया, क्योंकि डीपीआर जो उसका बन गया, वो डीपीआर इतनी जल्दी बन गया, उसके नोटिफिकेशन जल्दी बन गए, एक्विजिशन की नोटिफिकेशन निकल गई। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं, तब सरकार कोई चीज़ करती है लोगों की बिना डिमांड की, तो वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए करती है। समृद्धि महामार्ग में हमने देखा है कि पहले ज़मीन ली गई, फिर उसका एक्विजिशन हो गया, और जिन्होंने ज़मीन ली, आज क्या रहता है, ज़मीन अधिग्रहण में कोई भी प्रोजेक्ट के लिए होता है तो उसका इनकम टैक्स माफ़ होता है। तो ये एक रैकेट अभी महाराष्ट्र में महायुति के माध्यम से बना हुआ है। तो ये रैकेट हमने ओपन करने की कोशिश की और हमने सरकार के ऊपर दबाव लाया कि जिस मार्ग की ज़रूरत नहीं, लोगों की डिमांड नहीं है,
उसको पैरेलल नागपुर रत्नागिरी हाईवे है, फिर भी कर रहे हैं, तो सही था कि वो कॉन्ट्रैक्टर को लेके ही काम कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्टर को लेके काम कर रहे थे। शिवाजी महाराज की मूर्ति की आपने बात की, मैं वहाँ गया था मालवान में अभी, हालांकि राजकोट फोर्ट जिसकी बात आप कर रहे हैं वहाँ भी काम जारी है, वहाँ हम लोगों का आना जाना बंद है, पुलिस की बैरिकेडिंग उन्होंने लगाई हुई है, मुश्किल से हम लोगों को भी जाने को मिला था, हम लोग भी देखने गए थे, हमने वहाँ पर वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। आपको क्या लगता है इस चुनाव में जो कि शिवाजी महाराज की मूर्ति करी, उसके बाद एमवीए के नेताओं ने भी बोला कि वो आंदोलन करेंगे इसको लेकर, क्या इस चुनाव में ये भी एक मुद्दा होगा जो शिवाजी महाराज की मूर्ति वाला था? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी हमारे अस्मिता हैं, हमारे आराध्य दैवत है। तो ये जो पुतला, पूरे दुनिया में ऐसी घटना कभी नहीं हुई छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में, और 8 महीने में पुतला गिर जाता है, जिसका उद्घाटन खुद पंतप्रधान जी ने किया हो, वो पुतला गिर जाता है। और उसके बाद इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हवा की रफ्तार से गिर गया। आगे वाले घर है, उनके घर के लोगों से हमने बात की, मैं जब ये घटना हुई तो उसके दूसरे दिन सुबह 9 बजे मैं वहाँ पे पहुँचा था। लोगों ने बोला ऐसी कोई तेज़ रफ्तार नहीं है, तो समुंदर के किनारे हम लोग रहते हैं, पुतला गिरने वाली ऐसी कोई इतनी रफ्तार नहीं थी, स्टॉर्म नहीं था। तो ये जो इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने ये पुतला बनाने का जो काम जिसको दिया, उसने उसमें भी सही तरह से नहीं किया। पहले कहा कि इन्होंने नेवी की जिम्मेदारी है बोला। मेरा कहना था नेवी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जहाज़ बनाती है, पूरे समुंदर में जहाज़ चलते रहते उनको, वो जहाज़ इतने तूफ़ानों में, इतने बारिशों में, इतनी हवा में चलते, वो एक अच्छा पुतला नहीं बना सकते, वो बिल्कुल बना सकते। तो ये जो ब्लेम गेम चल रहा था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी नहीं ली। वो अपटे नाम के एक कलाकार को दिया, जिसने 1 महीने में 3D पे वो पुतला बनाया, जिसकी ज़रूरत नहीं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। बिकॉज़ छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज द फादर ऑफ नेवी, पहले उन्होंने शुरुआत की है, तो दिखाने के लिए कि हम लोग कुछ कर रहे हैं इस महाराष्ट्र में, दिखाने के लिए बहुत ही जल्दी में ये पुतला बनाए। तो इसको लेके हमारे पूरे महाराष्ट्र में एक असंतोष है। पीपल आर एंग्री दैट इफ दे कांट कंस्ट्रक्ट वन आवर छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैच्यू, व्हाट दे विल टेक द स्टेट हाइट। आपने उन पर आरोप लगाए, लेकिन कल जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, मालवान जिस रीजन में आता है तो वो कुदाल सीट पड़ती है, तो कुदाल सीट से महायुति के प्रत्याशी हैं, अभी 10 साल से वो विधायक भी हैं, वैभव नायक। तो जो इनके प्रत्याशी हैं महायुति के प्रत्याशी, मैं गलत बोल गया, महाविकास अघाड़ी के जो प्रत्याशी हैं वैभव नायक, और महायुति के प्रत्याशी हैं नीलेश राणे, उन्होंने ये आरोप लगाया, नीलेश राणे ने, कि जब पुतला गिरा उसके लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर वैभव नायक वहाँ कैसे पहुँच गए, क्या ये उनको पहले से पता था, या क्या इसमें भी उन्होंने भी एक साजिश का एक आरोप लगाया कि हो सकता है इसके पीछे एक साजिश हो, क्योंकि बिना किसी प्रोग्राम के वो इतना तेज़ी से वहाँ पहुँच गए, ये उनका कहना था कल जब वो मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो घटना हुई, तो उनको वहाँ के विधायक होने के नाते किसी ने तुरंत उनको इतला दी होगी, वो तुरंत पहुँच गए होगी। दुख उनको इस बात का है कि वो पहुँच गए, ये नहीं पहुँच पाए। उनको दुख इस बात का होना चाहिए कि पुतला गिर गया, इसका दुख उनको नहीं है। उल्टा दुख होना चाहिए, गलती हो गई है इसका दुख होना चाहिए। वो इसका दुख नहीं कह रहे, वो बोल रहे इसमें राजनीति की साजिश है। एक सवाल मेरा लास्ट है आपसे, अगर इस बार सरकार बनाती है एमवीए वापस से, तो क्या मुख्यमंत्री, अगर सीटें ज़्यादा आती हैं, तो क्या कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, और क्या उसमें आपका भी नाम होगा जो दावेदार होंगे? नहीं, मुझे पहले कर बताना चाहिए कि आज महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का वातावरण है। भारत जोड़ो की यात्रा के दरमियान राहुल जी ने जो महाराष्ट्र का दौरा किया, उसको हमको फ़ायदा होगा। शरद पवार जी का पक्ष फोड़ने का काम किया, उसका हमें फ़ायदा होगा। उद्धव ठाकरे साहब का शिवसेना तोड़ने का काम जिन्होंने किया, उसके अगेंस्ट मैंडेट अभी लोग देंगे। तो ये सब मिला के महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली। लोगों की इच्छा आज क्या है? एक विश्वास की सरकार इस महाराष्ट्र में आए। एक अविश्वास की सरकार पिछले 3 साल से चल रही है, जिन्होंने सैबोटेज किया है, जिन्होंने फंसाया है, उनको निकलना, ये प्रायोरिटी महाराष्ट्र की जनता की। और हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता को विश्वास का एक सरकार देना
मुख्यमंत्री पद कौन है इससे हमें ये रुचि नहीं है। हम चाहते हैं कि एक कॉन्फिडेंट सरकार, मैंने कहा जैसे विश्वासधारक सरकार जो महाराष्ट्र को आगे ले चले। कल हमने पंचसूत्री निकाली है, उसमें 5 चीज़ें हमने लोगों के लिए बुलाई है, महिलाओं के लिए बुलाई है, बेरोजगार युवाओं के लिए बताई है, किसानों के लिए बताई है, जाति जनगणना के बारे में बताया है। तो हम महाराष्ट्र की भी जनता चाहती है मुख्यमंत्री कौन बने, इससे महाराष्ट्र की जनता का कोई ये नहीं है। महाविकास आघाड़ी की सरकार बने और हमारी प्रायोरिटी रहेगी महाविकास आघाड़ी की सरकार बना। बिल्कुल, आपने कहा महाविकास का एक बस लास्ट मेरे को और सवाल है, वो ये है कि आपने पंचसूत्री निकाली है, लेकिन शिवसेना जो उद्धव गुट है वो अपना वचन पत्र अलग से भी निकाल रहे हैं। तो महायुति का कहना है कि इनके गठबंधन के अंदर ही, एमवीए के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं है और शिवसेना कभी भी, उद्धव गुट कभी भी फिर से स्विच कर सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये तो जानबूझ के वोट काटने के लिए ये अफवाहें फैला रही है। लेकिन उन्होंने वचन पत्र अपना अलग से, तो वो अपने अपने पार्टी का एक अलग ये रहता है, अपनी पार्टी कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत है ऐसा मुझे नहीं लगता। महायुति ने भी वही किया है। महायुति में अजित पवार ने कल अलग से उनके मुद्दे निकाले। तो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है महाविकास आघाड़ी ने निकाला हुआ है, अगर शिवसेना में उसमें और कुछ चीज़ें ऐड करना चाहती है तो वो खुद ऐड करेगी, तो कोई दिक्कत होने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। आखिर के जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा वो महाविकास आघाड़ी के लिए फ़ायदा होगा उसका। आज उद्धव साहब जो बोलेंगे, कांग्रेस जो बोलेगी या एनसीपी जो बोलेगी, अल्टीमेट वोट इज़ गोइंग टू कम इन द ट्रे ऑफ महाविकास आघाड़ी। सो दैट इज़ नॉट अ इशू एक्चुअली कि कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन महायुति नरेटिव कुछ कहना चाहती, लेकिन वो नरेटिव सक्सेस नहीं होगा उनका। तो मेरे साथ अभी थे बंटी पाटिल जी। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। महाराष्ट्र में लल्लन टॉप की 2 टीमें हैं, एक विदर्भ रीजन में, मैं यहाँ पर अभी वेस्ट महाराष्ट्र कवर कर रहा हूँ। आपको लगातार वीडियो आपके तक पहुँचते रहेंगे। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा से जुड़े रहिए, अपने सुझाव भी हमें भेजते रहिए। कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं राशिद, मेरा नाम है उदय भटनागर। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। थैंक यू।